हेलो एवरीवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी लॉ में आता है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस चैप्टर अभी मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिवीजन है, कंप्लीट रिवीजन है। प्रोस्पेक्टस चैप्टर में जितने भी प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट, इसको मैंने ना 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। तो अभी तो मैं प्रोस्पेक्टस चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, अगला रिविजन अलॉटमेंट का होगा। प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आता है, मैं सब रिवाइज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद रखना है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू एक कंपनी इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को कि आप लोग हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स, जो भी सिक्योरिटीज हम इशू कर रहे हैं, उसमें आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, यानी परचेज करें। इसका डेफिनेशन उसी तरह से ड्राफ्टेड है। डेफिनेशन को मैंने 4 पार्ट में तोड़ा है। नंबर 1, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट। Prospectus means any document that is described as prospectus and includes red herring prospectus under section 32, shelf prospectus under section 31 and any nachos। इसको मैं याद रखने के लिए नाचोस बोलता हूँ, ठीक है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, अदर डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। तो ये प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन, सिंपल। इसको तुम अपने शब्दों में पिरो के बोल सकते हो, 4 पार्ट में तोड़ के। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट stated or described as prospectus includes RHP, includes SP and any nachos for inviting offers from public to subscribe for its securities। अब प्रोस्पेक्टस 4 तरह के होते हैं। ये रहे 4 तरह के प्रोस्पेक्टस। मास्टर समरी, एक तो है पहला प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन जो हम जानते हैं, जो अभी अभी मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस किया। दूसरा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 31, देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड देन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सर व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस? नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी पीरियड होती है 90 डेज, परंतु शेल्फ प्रोस्पेक्टस की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। इट इज वैलिड फॉर 1 ईयर। दैट इज वाई, क्योंकि शेल्फ लाइफ लंबा, इसीलिए नाम होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज आर इशूड इन 1 or more issues ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। यानी कि आप 1 साल तक बार बार सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, आपको बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल में सिर्फ आप एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, कॉल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। अब आप बार बार जब सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा पतला सा डॉक्यूमेंट इशू करना है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, विच कंटेन्स द अपडेट्स बिटवीन द इंटरवेनिंग पीरियड, और कुछ नहीं। तीसरा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है विच डज नॉट कंटेन कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज बीइंग इशूड। इट डज नॉट कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इशू होता है। लास्ट है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। अब्रिज वर्ड का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट प्रोस्पेक्टस। Abridged prospectus contains only salient features of the main prospectus as described in SEBI regulations. So it contains only salient features of a prospectus as specified in SEBI regulations. तो एक छोटा सा पतला सा brief prospectus होता है। So these are the different types of prospectuses। अब prospectus के ऊपर जो main section है, that is section number 26। What are the matters to be stated in the prospectus? हम लोग याद करेंगे DIR, dated। prospectus पे डेट बोलनी जरूरी है बिकॉज prospectus contains information। तारीख के साथ इंफॉर्मेशन तो बदल जाएगा, तो डेट होना बहुत जरूरी है ताकि पता चल जाए कि ओके द prospectus contains updated information up to this date। it should contain information and are reports as prescribed in SEBI regulations। तो 3 चीजें होती है प्रोस्पेक्टस में, डेटेड, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एज स्पेसिफाइड इन सेबी रेगुलेशंस। पहले कंपनी लॉ के अंदर ही प्रिस्क्राइब था कि क्या क्या होना चाहिए, फिर इन्होंने अमेंडमेंट करके हटा दिया, बोला सेबी आईसीडी या रेगुलेशंस के अंदर जो स्पेसिफाइड है वही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस शुड ऑल्सो कंटेन अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कि आवर कंपनी, आवर प्रोस्पेक्टस कंप्लाइज विथ सेवरल लॉज, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, सेबी एक्ट, सेबी रूल्स। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर आप किसी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट डाल रहे हो, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग या आईपीओ ग्रेडिंग डाल रहे हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑडिटेड 5 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समरी डाल रहे हो,
तो फिर आपको वहाँ ये बताना पड़ेगा कि एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करने के लिए हमने एक्सपर्ट से एक रिटन कंसेंट ले लिया है, और जब हमने ये प्रोस्पेक्टस आरओसी में जमा किया था तब तक एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है. सो एक्सपर्ट हैज़ गिवन हिज कंसेंट एंड हैज़ नॉट विड्रॉन हिज कंसेंट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी. प्रोस्पेक्टस की नॉर्मली लाइफ कितनी होती है? 90 डेज, लेकिन शेल्फ प्रोस्पेक्टस की होती है 1 साल. एक क्वेश्चन आता है, एक कंपनी है डॉक्टर सनी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बिना प्रोस्पेक्टस आरओसी में जमा किए पब्लिक को इशू कर दिया. गलत काम है. प्रोस्पेक्टस पहले आरओसी को जमा किया जाता है और फिर पब्लिक में बांटा जाता है. आपने गलत किया. सो आपकी पूरी पब्लिक इशू फ्लॉप है. जो मनी आपने रेस किया आपको रिफंड करना पड़ेगा. अगर आपने शेयर्स डिबेंचर अलॉट कर दिए तो वो अलॉटमेंट वॉइड है, प्लस आपको सेक्शन 26 में बताए हुए पनिशमेंट का सामना भी करना पड़ेगा. सो देयर आर 3 कॉन्सिक्वेंसेस: वॉइड अलॉटमेंट, रिफंड एंड पनिशमेंट. मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके ऊपर आते हैं, और इसके ऊपर एक पूरा पनिशमेंट का चार्ट है. 5 सेक्शंस है लाइन से, 34 से लेके 38, 5 सेक्शंस है. इन 5 सेक्शंस में बताया हुआ है कि प्रोस्पेक्टस में अगर कंपनी झूठ बोल के इन्वेस्टर्स को इंड्यूस कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए तो कंपनी को सज़ा मिलेगी. सबसे पहले हमारे सामने 34, 35. सेक्शन नंबर 34 में है क्रिमिनल लायबिलिटी और 35 में सिविल लायबिलिटी. फ़र्क क्या होता है? क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ गलत काम अगर कोई कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सबको सबक मिले. दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी. सो वो लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में झूठा स्टेटमेंट डलवाया है उनके ऊपर फ्रॉड की सज़ा है सेक्शन 447. दैट्स कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी. दूसरी तरफ सेक्शन 35 है सिविल लायबिलिटी. सिविल लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी गलत हरकत से, आपके क्राइम से अगर लोगों को नुकसान पहुंचा है तो आप उनको इंडेमनिटी दो, उनके नुकसान का पैसा चुकाओ, पे देम डैमेजेस. तो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा. सेक्शन 36 जनरल सेक्शन है. सेक्शन 36 बोलता है कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉडुलेंटली इन्वेस्टर्स को इंड्यूस कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को 447 की सज़ा मिलेगी. सेक्शन 37 सज़ा का नहीं है, 37 इज क्लास एक्शन सूट. आज अगर प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा हुआ है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ है, तो एक इन्वेस्टर तो है नहीं, हज़ारों इन्वेस्टर्स जिनके साथ धोखा हुआ है, तो हर इन्वेस्टर अलग अलग लीगल केस करने के बजाय सब एकजुट होकर एक साथ होकर एक सिंगल लीगल केस कर सकते हैं. इसे कहा जाता है क्लास एक्शन सूट. ये ओ माई गॉड फिल्म जैसा ही है. 38 पर्सोनेशन क्राइम. जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, हम जैसे, हम लोगों के ऊपर सेबी का नियम है कि किसी भी आईपीओ में हम 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तो अगर हमने फिक्टिशियस नेम से, ये आजकल पॉसिबल नहीं है पर फिर भी सेक्शन है, अगर हम फिक्टिशियस नेम से आईपीओ में एप्लीकेशन डाल के शेयर्स खरीदना चाहें तो हमें सज़ा मिलेगी 447. यहाँ पे गलत कौन है? इन्वेस्टर. इन्वेस्टर झूठे नाम से एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी 447. ये इस टॉपिक पर बहुत क्वेश्चन आता है और इसका आंसर कंपनी लॉ में नहीं है, इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और हमको एग्जाम में वैसे ही लिखना पड़ता है. ठीक है. अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो बेचारे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है और इन्वेस्टर के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है. ऊपर जब मैंने ये डिस्कस किया तुम लोग के साथ, यहाँ पर कहीं भी रिफंड की सुविधा नहीं थी. सपोज एक इन्वेस्टर, उसके साथ धोखा हो गया तो डायरेक्टर्स को 447 की सज़ा मिलेगी. डायरेक्टर्स विल पे डैमेजेस. पर मान लो इन्वेस्टर बोलता है कि मैं ऐसी कंपनी में रहना ही नहीं चाहता, गिव मी माई मनी बैक एंड टेक बैक योर शेयर्स, रिफंड. तो कंपनी लॉ रिफंड की कोई सुविधा नहीं देता है. तो इन्वेस्टर रेमेडी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडी बताई हुई है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम सीखते थे ना, लैक ऑफ फ्री कंसेंट, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पर तो इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ है. जब इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 19 3 रेमेडीज देता है जिसमें 2 हमारे काम का है. फर्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे केस में इन्वेस्टर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता, बोल सकता है गिव मी माई मनी बैक एंड टेक बैक योर शेयर्स और डिबेंचर्स. तो वही तो चाहिए. सेकेंड रेमेडी होता है क्लेम डैमेजेस. वो तो ठीक है, वो सेक्शन 35 में भी हो जाएगा कंपनी लॉ में. थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है. थर्ड रेमेडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई वो पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट 2 ही काम का है. कंपनी लॉ में रेमेडी क्या है सर? कंपनी लॉ में रेमेडी है सेक्शन 34 35 कि वो डायरेक्टर्स को सजा दिलवा सकता है 447 की, और 35 में डैमेजेस मांग सकता है. तो डैमेजेस वाली चीज़ दोनों जगह है. मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये रिफंड ऑफ मनी.
तो अगर एक इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखे होने की वजह से नुकसान हुआ है और वो रिफंड चाहता है फुल अमाउंट का, तो वो किस तरफ जाएगा, कंपनी लॉ में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये पूरा डिस्कशन ही इसमें बताया हुआ है। द रेमेडीज आर अवेलेबल टू द इन्वेस्टर मोर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रादर देन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में 2 रेमेडी है 34, 35, पर उसमें कहीं भी रिफंड की सुविधा नहीं है। इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ जाएंगे जहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में रिफंड की वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा होती है। इन्वेस्टर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और डैमेजेस मांग सकता है। या तो वो डैमेज मांगेगा, सपोज मान लो इशू प्राइस था 400 रुपया शेयर्स का और धोखा सामने आने के बाद प्राइसेस गिर के 300 हो गए, तो डैमेज 100 रुपया, या तो डैमेज मांग लो 100 रुपये का, या फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अपने पूरे 400 रुपया मांग लो और शेयर्स वापस दे दो। तो वो रिफंड वाला सुविधा, वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इस चैप्टर के अंदर एक केस लॉ भी आता है, बड़ा फेमस है, नाम याद करना है हम लोगों को, पीक वर्सेस गरनी का केस लॉ, बड़ा फेमस है। ये जो रिफंड वाली सुविधा है ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिफंड या फिर क्लेम, डैमेजेस, ये सारी सुविधाएं केवल फर्स्ट इन्वेस्टर को है जो डायरेक्टली आईपीओ में खरीदता है। एक बार फर्स्ट इन्वेस्टर ने खरीद लिया और फिर बेच दिया स्टॉक मार्केट में, तो सेकंड इन्वेस्टर, थर्ड इन्वेस्टर, फोर्थ इन्वेस्टर वगैरह, उनके पास ये सुविधा नहीं है। जो लोग आईपीओ में डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं केवल वही रिफंड मांग सकते हैं या डैमेज मांग सकते हैं। उनसे कोई दूसरा शेयर होल्डर अगर खरीदेगा इन द स्टॉक मार्केट तो उसको ये सुविधा नहीं है। यही बात पीक वर्सेस गरनी में बताया हुआ है। मान लो एक क्वेश्चन है, एक स्टोरी है, मिस्टर मोगली, इन्होंने डायरेक्टली पब्लिक इशू में ही कंपनी से शेयर खरीदा था, तो इनके पास तो रेमेडी है, पर फिर बाद में इन्होंने शेयर बेच दिया स्टॉक मार्केट पे और खरीदा किसने, मिस्टर बगीरा ने। तो बगीरा के पास ना कोई रेमेडी नहीं है। बगीरा ना तो रिफंड मांग सकता है, ना डैमेज मांग सकता है, ना डायरेक्टर को सू कर सकता है, ना कंपनी को सू कर सकता है, उस बेचारे के पास कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, तो वही है पीक वर्सेस गरनी का केस लॉ। तो ये जो शॉर्ट रिवीजन था, इसमें प्रोस्पेक्टस के सारे मेन टॉपिक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैंने तुम लोग के साथ अभी रिवीजन कर लिया। अगला रिवीजन अलॉटमेंट का होगा। थैंक यू।